नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सोमवार को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखी। इसके अलावा 128 करोड़ की लागत से शहर के 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरा का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों को 620 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने हाथों बेनियाबाग की प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग, खिड़किया घाट का पुनर्विकास सहित अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र को दीपावली की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से कार्यक्रम में शामिल हुए। यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। मथुरा बॉर्डर के सादाबाद क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन गाड़ियों की टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। लोग राहत और बचाव के लिए दौड़ पड़े। राहगीर वाहन चालकों ने घायलों को गाड़ियों से निकालकर पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। माना जा रहा है कि सोमवार सुबह एक्सप्रेसवे पर धुंध अधिक होने से आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों के पहिए थम गए। यातायात को सुचारू करने के लिए पुलिस ने कमान सवारी और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को रास्ते से हटाने का प्रयास शुरू कर दिया। तब जाकर कहीं आवागमन शुरू हो चुका। ये देखिए, थाना सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे का छोटा सा हिस्सा आता है। आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि करीब 7:15 बजे कोहरे की वजह से कुछ गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, एम्बुलेंसेस को भी बुलाया गया और जो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हुआ था उनमें से घायलों को उतारकर तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर 2 लोग की डेथ जो है वो हो चुकी है दुर्घटना में। बाकी घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी में बड़ी बगावत के बाद समाजवादी पार्टी ने कुनबा बढ़ाओ अभियान को गति देना शुरू कर दिया है। सोमवार को पूर्व सांसद कैलाशनाथ सिंह यादव और उनके पुत्र सुनील यादव समेत अन्य दलों के आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यूपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी स्वयं को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर सिद्ध करने का अभियान छेड़े हुए है। बहुजन समाज पार्टी के करीब आधा दर्जन विधायकों की बगावत और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात के बाद सपाइयों द्वारा बसपा को भाजपा की बी टीम सिद्ध करने के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। बागी विधायकों से इसी प्रकार के बयान दिलाए जा रहे हैं। सपाइयों को उम्मीद है कि इस मुहिम से बसपा का दलित मुस्लिम गठजोड़ कमजोर होगा। विपक्षियों पर हमला बोलते हुए सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे जैसी सड़क नहीं देखी। एक्सप्रेसवे जो बना वैसा एक्सप्रेसवे देश में नहीं बना। हमारे पत्रकार साथियों को याद होगा कि एक एक्सप्रेसवे बनाने की खुशी मनाने की तैयारी सरकार की थी और सरकार ने यह दावा किया था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिवाली तक खुल जाएगा। अब हमारी दिवाली तो आ गई, भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कब आएगी? और भारतीय जनता पार्टी दिवाली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी।
इसलिए अपने जितने साथी आज शामिल हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। नहीं, मैं चाहता था कि आप 2 सवाल पूछ लेते, उसके बाद केक कटता। अगर आप चाहो तो खजांची को अभी बुला लें। मैं बुला लेता हूँ खजांची को। बैठो बैठो बैठो, बैठो बैठ लो 5 मिनट। आन बदले बैठाओ 5 मिनट। अभी हम देख लेंगे, तस्वीरें देखेंगे बाद में। और ये तस्वीरें क्यों दे रहे हो हमको? अच्छा, ठीक। अरे ये तो मांस के अंदर भी खैनी खा लेते हो। क्यों? लाइए, हमें दीजिए। ये मांस तो बचाने के लिए है। अच्छा, अभी उनसे अनाउंस करवा दो आप। अध्यक्ष जी अनाउंस कर दे, वो घड़ी का गिफ्ट अभी देंगे बाद में, घड़ी और मेट्रो। जी, ये देखिए, जो जानकारी हमारे दोनों साथियों ने दी हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये दोनों साथियों ने जो जानकारी दी हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारत के लोगों को कुछ मिला नहीं, गरीब को मिला नहीं, किसान को कुछ मिला नहीं, नौजवान को कुछ मिला नहीं। व्यापार हमारा ख़त्म हो गया। और केवल बड़े व्यापारी नहीं ख़त्म हुए, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनका सबका अगर किसी ने नुकसान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को केवल नोटबंदी से ये फ़ायदा मिला कि उत्तर प्रदेश उन्होंने जीत लिया। और कई बार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जगह से ये बात आती थी कि ये जो नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी इसलिए हुई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। नोटबंदी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं उससे जनता को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की संस्कृति और न जाने कितने ऐतिहासिक मंदिर थे, इतने किसी ने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आपसे चाहूँगा कि जब इतना महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है तो कई जर्नलिस्टों ने सूची दी है, कई लोकल लोगों ने फिल्म बनाई हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली हैं। मैं चाहूँगा कि कम से कम ये बताइए कि कितनी पुरानी हेरिटेज उसको ख़त्म भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। जो हमारी संस्कृति थी बनारस की, और फिर माँ गंगा की कसम खा कर के न जाने कितनी बात की गई थी। आज बताएं कि गंगा के पानी की बीओडी क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, क्या वो साफ़ हो गई? साफ़ तो नहीं हुई। समाजवादियों ने जो वरुणा नदी को साफ़ करने का जिम्मा उठाया था उस काम को रोक दिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादियों ने भारत की संस्कृति को और भारत का जो सोल है, भारत की जो आत्मा है, वो ये है कि हम सब आप मिल कर के रहते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और मैं याद दिला दूं साथ ही साथ, संस्कृत यूनिवर्सिटी इकलौती है। जब मैं उस यूनिवर्सिटी में उतरा सरकार में तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसको बजट दिया गया। पता नहीं बजट का क्या हुआ संस्कृत यूनिवर्सिटी का, जो बजट दिया गया था। और अब तो सुनने में ये भी आया है कि हमारे संस्कृत बोलने वाले गुरुओं पर भी कुछ नोटबंदी जैसा फैसला हो गया है। राशन कार्ड धारकों के साथ हो रही घटतौली को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नगर अध्यक्ष मनीष राजपूत ने साथियों के साथ मिलकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मनीष राजपूत ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के हित में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका लाभ गरीबों को न मिलकर अमीरों का निवाला बन जाता है, जिसमें सबसे बड़ी योजना है सरकारी राशन। सिकोहाबाद में कई ऐसे राशन डीलर हैं जो राशन कार्ड धारकों को घटतौली करके राशन दे रहे हैं, जिसमें मैनपुरी रोड गांधी आश्रम के पास रमेश यादव और पानी की टंकी के पास डीलर मधवाला, ये दोनों राशन डीलर पात्रों को 1 यूनिट कम राशन दे रहे हैं,
यानी कि जिसके 5 यूनिट हैं उसे 4 यूनिट का राशन दिया जाता है। अगर कोई राशन डीलर से इस घटतौली की शिकायत करता है तो उसके साथ मारपीट कर दी जाती है। और इसी संबंध में आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नगर अध्यक्ष मनीष राजपूत ने तहसीलदार शिकोहाबाद को एक ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा शिकोहाबाद से। जनता की समस्याओं को देखते हुए आज मुझे तहसील परिसर में आना हुआ। अभी एसडीएम साहब से मेरी बात हुई थी और बात राशन जो होल्डर हैं वार्ड में उनकी समस्याओं को लेकर आज मेरा यहाँ आना हुआ है। जितने भी वार्डवासी हैं उनको जब वो राशन लेने जाते हैं तो राशन डीलरों की मनमानी, प्रति यूनिट राशन कम देना और उनको राशन कम देने के नाम पर उनको डराया धमकाया जाता है। कहते हैं कि अगर आपने ऊपर शिकायत की तो हम आपके यूनिट को कटवा देंगे। इस वजह से अभी तक वार्ड के लोग चुपचाप थे और जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने इनकी समस्या को देखते हुए आज एसडीएम साहब से मिलने का मैंने समय निकाला। एसडीएम साहब अभी है नहीं है तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब को आप ज्ञापन दे दीजिए। इस सिलसिले में आज हमने तहसीलदार साहब को राशन से संबंधित राशन कार्ड होल्डरों की समस्या पर निजात पाने के लिए दिलाने के लिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर वार्ड वासियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुझे जबरन मजबूरन ऊपर शिकायत करनी पड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नोटबंदी से देश की आर्थिक स्थिति तहस नहस हो गई है। देश की आर्थिक बदहाली की शुरुआती की यह चौथी बरसी है। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ भारत की जनता के साथ नरेंद्र मोदी ने विश्वासघात किया है। भारत की जनता, अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात था। ये नोटबंदी का निर्णय गरीब, मध्य वर्ग, गृहिणियाँ, बेरोजगार नौजवान, 125 करोड़ की देश की जनता के भविष्य के साथ मोदी ने विश्वासघात किया है। ये संगठित नोटबंदी लूट थी। वहीं डीजीपी पर उन्होंने कहा कि देश इतिहास में पहली बार 23.9 की डीजीपी से रूबरू हुआ है। आज देश 23.9 की डीजीपी की पीड़ा झेल रहा है। वो मोदी की नोटबंदी की वजह से है। मजदूरों का पलायन भी नोटबंदी की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कहा था कि देश से आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म होगा, लेकिन 4 साल बाद दोनों बढ़ गए। जितने भारतीय सैनिक पिछले 4 साल में आतंकवाद का शिकार हुए, इतना कभी नहीं हुए थे। पुलवामा में जो भी हुआ वो भी नोटबंदी के बाद ही हुआ था। पैसा 100 और 500 को जो था वो बैंक में आ गया, तो फिर ब्लैक मनी आई कहाँ और ब्लैक मनी थी कहाँ? या तो ब्लैक मनी को आपने वाइट मनी करके बैंक में जमा करवा दिया, जो हमारा आरोप है कि आपने पूंजीपतियों के काले धन को सफ़ेद धन करके जमा करा दिया, वरना जो पैसा जमा हुआ है वो कुल इस देश की करेंसी का 99.99% जमा हो गया। तो ब्लैक मनी कहाँ है? आप तो कह रहे थे 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ है, तो वहाँ तो सरकार का जो कहना था वो झूठा साबित हुआ। और वो जो हमारा आरोप है, जो मोदी जी कह रहे हैं, तो वो सही साबित हो रहा है कि आपने चंद पूंजीपतियों के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर दिया। केटीआर तेलंगाना के साथ में रजिस्टर नहीं किया गया। जो संघीय ढांचा है उसका उल्लंघन, उसका अपमान संविधान का भाजपा में एक तरफा हो रहा है, खुलकर हो रहा है। कर्नाटक ही क्यों, दूसरे जो राज्य हैं उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्यों को तो मदद की जा सकती है, पर जहां पे भाजपा की सरकार नहीं वहां नहीं करते। तो ये आरोप पहले से लगता रहा है, सच भी है, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को भारत गणराज्य के हर राज्य को बराबर आवश्यकता अनुसार या उसके अधिकार अनुसार देना चाहिए। सर, एग्जिट पोल यादव जी को बढ़त दिखा रहे हैं, कैसे देखिए, जो बढ़त दिखा रहे हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आप देखिएगा 2/3 से ज़्यादा बहुमत से
स्वीप करेगी आरजेडी और कांग्रेस की सरकार वहां। और जो दिखाया भी जा रहा है भाजपा का और जेडीयू का, मैं किसी भी हालत में स्वीकार करने को नहीं तैयार हूं कि ट्रिपल अंक में 3 अंक में ये गठबंधन पहुंचेगा। मुझे तो लगता है कि सिमट जाएंगे जेडीयू 25 के आसपास और भाजपा भी अर्धशतक नहीं। देखो वो सही थी। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था। पूरे विश्व में भारत की घोषित विदेश नीति थी कि हम किसी के चुनाव में दखलंदाजी नहीं करेंगे, किसी तरह प्रभावित नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने हाउडी मोदी का में जिस तरह कहा, अगली सरकार ट्रम्प सरकार, जैसे कोई वहां पे वो ट्रम्प की सरकार बनवाने गए थे, वरना उस कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं था। फिर ये नारा क्यों लगवाया? ये नारा लगवा के उन्होंने जानबूझकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगाया, तो ये अनुचित था। यहां भी बुला के नमस्ते ट्रम्प कराया, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ चुनाव में जीते ट्रम्प साहब इसलिए इंतजाम किया। अब जीत तो गए वहां बाइडेन साहब, तो इनका गलत कदम से भारत माता के हितों को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और सबसे बड़ा जिसके लिए अक्षम्य अपराध किया है मोदी जी ने, पहली बार विश्व के इतिहास में अमेरिका जैसे राष्ट्र की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस जी बनने जा रही थी, उनके खिलाफ प्रचार करके आए हैं। इसके लिए भारत माता और भारत की जनता इन्हें माफ नहीं। आज ही के दिन साल 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया गया था। उस फैसले से न सिर्फ काले धन पर जबरदस्त चोट की गई थी, बल्कि उसके फायदे आज भी साफ नजर आते हैं। टैक्स देने वालों का आंकड़ा बड़ा है तो आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे पर भी रोक लगी है। पीएम मोदी समेत वित्त मंत्री ने नोटबंदी के फैसले के फायदे सामने रखे हैं, तो भाजपा ने भी इसे देश हित में लिया गया निर्णय करार दिया है। ठीक 4 साल पहले केंद्र सरकार ने विमुद्रीकरण पर साहसी फैसला लिया था, जिसके सकारात्मक नतीजे अब सामने आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था की शुद्धिकरण के लिए गए फैसले से काले धन का खात्मा करने, सर्कुलेशन में मौजूद नकली नोटों को खत्म करने, आतंकवाद और नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसने समेत कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है। सरकार का तर्क है कि नोटबंदी के बाद टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है और काले धन में इस्तेमाल होने वाला पैसा सिस्टम में आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विमुद्रीकरण से काले धन में कमी, कर अनुपालन के बढ़ने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही औपचारिकता को बढ़ाने में मदद मिली है। ये नतीजे राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहुत फायदेमंद रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि नोटबंदी के बाद कराए गए सर्वेक्षणों में ये बात सामने आई कि इस कदम से कई करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन क्लीन मनी से देश की अर्थव्यवस्था को संगठित करने में मदद मिली। सीतारमण ने कहा कि नोटबंदी से न सिर्फ पारदर्शिता आई है, बल्कि टैक्स बेस भी बढ़ा है। विमुद्रीकरण के फैसले पर विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ये कदम उठाया गया। भाजपा ने कहा है कि विमुद्रीकरण से देश की अर्थव्यवस्था को साफ सुथरा बनाने में मदद मिली है। इसके कारण अर्थव्यवस्था औपचारिक रूप से मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण के कारण ही बड़ी संख्या में गरीबों की मदद भी हुई है। 2016 को केंद्र सरकार ने देश में 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण करने का फैसला किया था। कई अर्थशास्त्रियों ने इसे काले धन के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया था। इस फैसले के लागू होने के बाद से देश में नकद लेन देन में काफी कमी आई है और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी बढ़ा है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। डीमोनेटाइजेशन से 3 सिग्निफिकेंट टैंजिबल बेनिफिट्स आए हैं। एक तो क्लीनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी and fight against corruption. Second is formalizing of the economy, जो informal sector में लोग कैपिटल और गवर्नमेंट सब्सिडीज के बिना रह रहे थे बहुत साल से, उनको ये एक इनका बेनिफिट मिलने लगा है। और तीसरा गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, बहुत सारे डिपॉजिट्स, बहुत सारे डिपॉजिटर्स, बहुत सारे बिजनेस के स्क्रूटनी जो अंडरग्राउंड थे वो सब ओवरग्राउंड हो गए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन, और इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको स्ट्रेस कर दूं कि इसका इंपॉर्टेंस जिस आज के दिन पैंडेमिक के टाइम में
फॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट इतना ऑब्वियस है कि हम थ्रू जेडीवाई, थ्रू हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इतने सारे इनफॉर्मल सेक्टर लोगों और गरीबों के पास डायरेक्टली गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, गवर्नमेंट के पैसे, गैस सिलेंडर वगैरह पहुंचा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना को सुलझाते हुए पुलिस ने बड़ा ही हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। दरअसल 15 साल के शेर मोहम्मद की लाश गांव के ही पास खेत में मिली थी, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई। जांच के बाद पुलिस ने शेर मोहम्मद के भाई नसीम को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी नसीम ने रेप के आरोप में जेल में बंद अपने भाई को बचाने के लिए खौफनाक प्लान बनाया। उसने अपने भाई शेर मोहम्मद की हत्या करके उसका आरोप उन लोगों पर लगाना चाहता था जिन्होंने उसके ऊपर रेप का मामला दर्ज कराया था। इस हत्या के बाद नसीम उन पर दबाव बनाता और फिर केस खत्म करने की बात करता, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उस पर शक हुआ और दबिश के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी नसीम ने 15 साल के शेर मोहम्मद की गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद उसी की हत्या का गवाह बन गया। नसीम ने जिन लोगों पर शेर मोहम्मद की हत्या का आरोप लगाया था, उन्हीं लोगों ने नसीम को रेप का मामला दर्ज कराकर जेल भिजवाया था, लेकिन उसकी करतूत खुल गई और हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये थाना क्षेत्र कुंदरकी में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। इस संबंध में पहले जब जानकारी की गई तो यह प्रकाश में है कि बच्चा भटिया का रहने वाला है और इसके गले काट करके हत्या की गई। इनके परिजनों द्वारा नामजद तहरीर दी गई, लेकिन जब विवेचना प्रारंभ की गई तो विवेचना से अभियुक्त नसीम का नाम प्रकाश में आया। नसीम जो मृतक है उसका चचेरा भाई है और इसकी पृष्ठभूमि में नसीम और मृतक दोनों के भाई एक दुष्कर्म के मामले में आरोपित थे। जो इस घटना का अभियुक्त है उसका भाई दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है और लड़की वालों के परिवार के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से और फैसला हो जाए, इस उद्देश्य से नसीम ने अपने सगे चचेरे भाई की गला काट करके हत्या कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ अपने पार्टी कार्यालय पर 4 साल के बच्चे खजांची का जन्मदिन मनाया। खजांची का जन्म 4 साल पहले तब हुआ था जब उसकी मां नोटबंदी की घोषणा के बाद अपने नोट बदलने के लिए लाइन में लगी हुई थी। अखिलेश यादव ने जानकारी होने पर उनकी पूरी मदद की। तब से हर साल अखिलेश यादव खजांची को अपने पार्टी कार्यालय बुलाकर उसका जन्मदिन मनाते हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और फैक्ट्रियां बंद हो गईं। देश की अर्थव्यवस्था अब तक इस झटके से पूरी तरह उबर नहीं पाई। खजांची के जन्मदिन पर सपा कार्यकर्ताओं ने उसे शुभकामनाएं दी और उसके अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की कामना की। ये दोनों साथियों ने जो जानकारी दी हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारत के लोगों को कुछ मिला नहीं, गरीब को मिला नहीं, किसान को कुछ मिला नहीं, नौजवान को कुछ मिला नहीं। व्यापार हमारा ख़त्म हो गया और केवल बड़े व्यापारी नहीं ख़त्म हुए, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनका सबका अगर किसी ने नुकसान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को केवल नोटबंदी से ये फ़ायदा मिला कि उत्तर प्रदेश उन्होंने जीत लिया और कई बार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जगह से ये बात आती थी कि ये जो नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी इसलिए हुई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। नोटबंदी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं
उससे जनता को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। अखिलेश यादव ने खजांची को खिलौने भेंट किए और उसे केक खिलाया। इस मौके पर सपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे।